नमस्कार। अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेन आज का टॉपिक है IA रिसर्च के काव्य सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। तो आधुनिककालीन पाश्चात्य समालोचकों में IA रिसर्च का स्थान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कई नवीन मान्यताओं की स्थापना की है और साहित्य के क्षेत्र में आने से पूर्व रिसर्च अंग्रेजी के अतिरिक्त अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, यानी कि वे अंग्रेजी अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के ज्ञाता थे। वो अनेक वर्षों तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक रह चुके थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने साहित्य संबंधी कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि 12 ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, और उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो उनके काव्य संबंधी दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो रिसर्च के आविर्भाव काल यानी कि 1893 में साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में क्रोसे का अभिव्यंजनावाद, फ्रायड का मनोविश्लेषण आदि कई सिद्धांत प्रचलित हो चुके थे और क्रोसे ने काव्यानुशीलन के लिए नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार लेकर अपने अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किया था। और रिसर्च ने अपने समय में प्रचलित समस्त मतों का अध्ययन किया है और मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान तथा अध्यात्म दर्शन के आलोक में अपने काव्यशास्त्रीय सिद्धांत की स्थापना की है। और उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राधान्यता दी है और यह स्पष्ट किया है कि कलाजन्य सौंदर्य बोध जीवन से संपृक्त है। यानी कि उन्होंने अपनी सैद्धांतिक दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी है। 2 नंबर पॉइंट है मूल्य का सिद्धांत। रिसर्च का कहना है कि नैतिक दृष्टि का मूलाधार क्या है, इस पर किसी ने भी विचार नहीं किया है। उसने मनोविज्ञान की दृष्टि से भले और बुरे की धारणा पर विचार करते हुए यह मत प्रकट किया है कि नैतिक या अच्छा मूल्यवान वो है जो प्रेरणाओं की तुष्टि में सर्वाधिक सहायक होता है। जो प्रेरणा के लिए सहायक होती है वही उसी का मूल्य होती है। उनका कहना है कि परिस्थितियों के साथ मूल्य नहीं बदल पाते और हम युग के पीछे ही रह जाते हैं और समाज को अव्यवस्था एवं असंतोष से बचाने के लिए परंपरा, आदर्शों एवं मान्यताओं में संशोधन एवं परिवर्तन की गहरी आवश्यकता होती है। 3 नंबर पॉइंट है प्रेषणीयता का सिद्धांत। तो किसी भी काव्य की समीक्षा के लिए रिसर्च ने मूल्य के साथ साथ प्रेषणीयता का भी चर्चा की है। उनके अनुसार किसी अन्य की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है, यानी कि किसी की जो भावधारा है उस भावधारा को या अनुभूति को अनुभव करना ही प्रेषणीय है। तो रिसर्च का कहना है कि जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मानस प्रभावित होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो कि पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है, तो उसे प्रेषणीयता कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति की अनुभूति या उस परिस्थिति को जानना ही प्रेषणीयता है। तो एक की अनुभूति को अन्य सबकी अनुभूति बना देना ही कवि का कौशल है। यानी कि जैसे कि कोई ग्रंथ या कहानी लिखते हैं तो उससे जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो पाठक अपने आप समझ जाते हैं, तो वो है प्रेषणीयता। तो उनका मत है अतः कला की प्रेषणीयता अत्यंत आवश्यक है। उनका मत है कि जो कविता पाठक या श्रोता के मन को जितना अधिक प्रभावित कर पाएगी, जिसमें संप्रेषणीयता जितनी अधिक होगी वो उतनी ही उत्कृष्ट
कहलाएगा, यानी कि संप्रेषणीयता अत्यंत आवश्यक है काव्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना। तो रिसर्च के अनुसार कल्पना मन की एक क्रिया है। विभिन्न एवं विपरीत मनोवेगों तथा अनुभवों के मध्य व्यवस्था एवं संतुलन उत्पन्न करना ही कल्पना का गुण है। यानी कि विपरीत मनोभाव जो एक दूसरे से विपरीत है, उसके मन को संतुलन करना ही कल्पना है। उन्होंने कल्पना के दो भेद बताया है, जैसे कि आवृत्तात्मकता और रूपात्मक। तो रिसर्च के अनुसार जब कुछ आवेगों के सक्रिय हो जाने पर अन्य आवेग भी जागृत हो जाते हैं, तब उन्हें कल्पना कहा जाता है। 5 नंबर पॉइंट है काव्य की भाषा। तो काव्य में भाषा के द्वारा प्रेषणीयता संपन्न की जाती है। रिसर्च ने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में भाषा का व्यापक विवेचन किया है। उन्होंने भाषा के दो प्रयोग बताए हैं, जैसे कि वैज्ञानिक प्रयोग और रागात्मक प्रयोग। उन्होंने भाषा के प्रभाव का सर्वाधिक उच्च स्तर बताया है, जिसमें रूपकों का प्रयोग किया गया है। तो रिसर्च शब्दों को स्वतंत्र एवं स्वतःपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि शब्द का अर्थ प्रसंग के अंतर्गत उद्घाटित होते हैं, यानी कि काव्य में भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। 6 नंबर पॉइंट है काव्य या साहित्य का प्रयोजन। रिसर्च के अनुसार कलाकृति का मूल्य यह है कि वो हमारे आवेगों में संगति एवं संतुलन स्थापित करे और हमारी अनुभूति के क्षेत्र को व्यापक बनाए। तो इसी प्रकार साहित्य मनुष्य को एक दूसरे के निकट आने के लिए पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने सौंदर्य के स्थान पर अनुभूति का मूल्य शब्द का प्रयोग किया है। इसी मूल्य को वो सत्ता उद्दीपन में न मानकर अनुक्रियाओं में मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छंद और लय। तो रिसर्च के अनुसार छंद वह साधन है जिसके द्वारा शब्द एक दूसरे को अधिकतम सीमा तक प्रभावित करते हैं। तो रिसर्च कविता के लिए लय को प्रायः अनिवार्य ही मानते हैं। उसके अनुसार लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसमें गंभीर भावनाएं और शब्दों के अर्थ की नियोजन रहते हैं। रिसर्च के मतानुसार कविता में ध्वनि का भी उतना ही महत्व होता है जितना भाव एवं अर्थ का होता है, यानी कि काव्य में छंद, लय, ध्वनि आदि की आवश्यकता है। 8 नंबर पॉइंट है काव्यास्वादन की प्रक्रिया। काव्यास्वादन की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए रिसर्च ने उसकी 6 अवस्था बताया है। पहला है नेत्रों के माध्यम से मुद्रित शब्दों का ग्रहण, मुद्रित यानी कि छपा हुआ या लिखा हुआ। दूसरा है नेत्रों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से संबंधित बिंबों का ग्रहण। 3 नंबर पॉइंट है स्वतंत्र बिंबों का ग्रहण। 4 नंबर पॉइंट है विभिन्न वस्तुओं का बोध। 5 नंबर है भाषानुभूति तथा 6 नंबर पॉइंट है दृष्टिकोण में सामंजस्य। तो रिसर्च का कहना है कि विभिन्न शब्दों के अर्थ बोध से हमें काव्य की मूल वस्तु का एवं उसके अर्थ का बोध हो जाते हैं, यानी विभिन्न वस्तु शब्द या अर्थ के कारण ही हमें मूल ज्ञान प्राप्ति होती है। और 9 नंबर है समालोचना और समालोचक। तो रिसर्च ने समालोचना को कला न मानकर शास्त्र कहा है। उन्होंने प्रत्येक रचना की मुख्य 4 धाराएं मानी हैं: आशय, भाव, ध्वनि और उद्देश्य। उनका विवेचन करते हुए वो लिखते हैं कि व्याख्यात्मक समालोचक के लिए यह आवश्यक है कि वो रचयिता की प्रतिभा में पूर्णतः लीन होकर रचयिता के उस अनुभूति का पुनरुत्थापन करे जिससे संबंधित कृति की रचना हुई थी, यानी कि भाव, ध्वनि आदि की समालोचना आवश्यक है।
और निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि उपरोक्त आलोचना के आधार पर यही कहा जा सकता है कि रिचर्ड्स पहले व्यक्ति है जिन्होंने साहित्य में एक ऐसे मानदंड की स्थापना का प्रयास किया है जो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र तथा अपने युग में प्रचलित विकासवादी विचारधारा से संबंधित हो। तो रिचर्ड्स ने अंग्रेजी साहित्य में वैज्ञानिक समालोचना पद्धति का उन्मेष किया है और साथ ही साथ कला के लिए काव्य में अभिव्यंजनावाद का विरोध करते हुए समालोचना को एक वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की है। तो यहाँ तक हो गया आए रिसर्च के काव्य सिद्धांत। धन्यवाद।